हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव एंड मैं आज आपसे जो डिस्कस करने वाला हूं वो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस चैप्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट और आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम 3 इंपॉर्टेंट डिसीज को स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो डिसीज है वो है अस्थमा, सेकंड जो डिसीज होगी उसको हम एम्फीसीमा कहेंगे और थर्ड डिसऑर्डर जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के इस लेक्चर को और पहली डिसीज के बारे में मैं आपको बताता हूं जिसका नाम है अस्थमा। ये बहुत कॉमन सा नाम है जो आपने ज्यादातर सुना होगा। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि अस्थमा को अगर आपको समझना है तो आपको एक बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है एलर्जी के बारे में। अगर आपको एलर्जी नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि इस टॉपिक को आप काफी डिटेल में पढ़ेंगे जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर को स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको एलर्जी के बारे में एक सरफेस नॉलेज देने वाला हूं। एक्चुअली में जो एलर्जी है वो हमारी बॉडी में एक एबनॉर्मल इनअप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स है। ह्यूमन स्पीसीज में जरूरी नहीं है कि हर इंडिविजुअल को एलर्जी हो। कुछ इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनको किसी पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंसेस से, गैसेस से, स्मोक से, एनिमल डेंडर से या पोलन ग्रैन से हो सकता है एलर्जी हो, यानी कि उनकी बॉडी में जब ये केमिकल सब्सटेंस या फॉरेन सब्सटेंस एंटर करें तो उनकी बॉडी इनको फॉरेन कंसीडर्ड करके उनके अगेंस्ट एबनॉर्मल इनअप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप कर दे, और वो इम्यून रिस्पॉन्स जो इन फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एबनॉर्मली डेवलप हो रहा है बिना किसी आवश्यकता के, उसको आप क्या कहते हैं? एलर्जी। एलर्जी जिस भी इंडिविजुअल में किसी पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंसेस के अगेंस्ट होती है तो वो केमिकल सब्सटेंस या फॉरेन सब्सटेंस जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एलर्जी कॉज हो रही है हम उसे क्या कहते हैं? एलर्जेंस। तो अगर आप कंसीडर करिए कि किसी इंडिविजुअल को एलर्जी है और एलर्जेंस जो है वो अगर रेस्पिरेशन के थ्रू यानी कि इनहेलेशन के थ्रू उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक तक पहुंच के उस रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्टेड करते हैं तो उस इंडिविजुअल में उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में स्पेशली ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में जब इन फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप होंगी तो आप एलर्जी की इस फिजियोलॉजी को ही अस्थमा कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी किसी को पहली चीज तो एलर्जी है और एलर्जी उस केमिकल सब्सटेंस से है जो इनहेलेशन के थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक तक आसानी से पहुंच सकता है। तो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो इस एलर्जन के अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन कॉज होगी, डेवलप होगी, उस एलर्जी की फिजियोलॉजी को ही हम क्या कहेंगे? अस्थमा। जिसमें जो भी आपकी बॉडी में कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स या सिम्टम्स कॉज होंगे उनको आप एक साथ कलेक्टिवली क्या कहेंगे? अस्थमा। अब मैं आपको बता दूं कि अस्थमा में सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। कोई भी एलर्जिक रिएक्शन जब हमारी बॉडी की किसी भी साइट पर डेवलप होती है तो एक कॉमन सी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, वो है इन्फ्लेमेशन। एलर्जिक रिएक्शन में इन्फ्लेमेशन तो होना ही है। अब क्योंकि अस्थमा के केसेस में हम देख रहे हैं कि जो एलर्जिक रिएक्शन डेवलप हो रही है वो कहां हो रही है? हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में। अब आपको बता दूं कि ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में जो इनर साइट पर स्मूथ मसल सेल्स की वॉल होंगी, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से वहां पर इन्फ्लेमेशन कॉज होगा और इन्फ्लेमेशन स्मूथ मसल की जो वॉल है ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स में वहां कॉज होने की वजह से रेडनेस, वहां पर स्वेलिंग और वहां पर आपको देखने को मिलेगा हीट प्रोड्यूस होगी और इस वजह से जो ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स होंगी वो टाइट हो जाएंगी, चोक या ब्लॉक्ड हो जाएंगी। इस वजह से उस इंडिविजुअल को काफी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा तब जब वो ब्रीदिंग करेगा, यानी कि एयर को इनहेल करेगा या लंग्स से एयर को एक्सहेल करेगा। तो मेनली जो सिम्टम आपको अस्थमा में देखने को मिलते हैं वो ये हैं, क्योंकि इंडिविजुअल की ब्रोंकियोल्स या और ब्रोंकाई की स्मूथ मसल्स वॉल में इन्फ्लेमेशन की वजह से वो टाइट और ब्लॉक्ड हो जाएगी, इसलिए इंडिविजुअल को काफी डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग करने में। साथ में कफिंग और बीजिंग
भी एज अ सिम्टम आपको अस्थमा में देखने को मिल सकते हैं। वीजिंग का मतलब क्या होता है? तो जब भी कोई इंसान को ब्रीदिंग करने में डिफिकल्टी होती है ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो आप देखते हैं कि उस समय एक साउंड प्रोड्यूस होता है गड़ 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 का, जिसको हम जनरली वीजिंग कहते हैं। तो साउंड जो ब्रीदिंग के दौरान प्रोड्यूस होता है इन द केस ऑफ ब्लॉकेज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक ड्यू टू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो आप उसको जनरली क्या टर्म यूज करते हैं? वीजिंग। आपको बता दूं कि अस्थमा जो डिसीज है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारे लंग्स तक एयर को ले जाने वाला रेस्पिरेटरी पैसेज है, यानी कि जो रेस्पिरेटरी पैसेज में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं, तो ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स दोनों में आपको देखने को मिलेगा यहां पर वो अफेक्टेड होंगे। तो ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स जो होंगे उनकी इनर स्मूथ मसल्स जो है उनमें इन्फ्लेमेशन की वजह से वो इस तरीके से स्वेल हो रही है कि ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स क्या हो जाएगी? ब्लॉक्ड हो जाएगी। और इस वजह से आप देख सकते हैं, देखिए यहां पर जो एरिया है इनहेल करने के लिए या एयर को अंदर ले जाने के लिए या एयर को बाहर ले जाने के लिए, तो डायमीटर जो है वो बहुत कम हो गया है जहां से एयर निकल सके। इस वजह से इंडिविजुअल को काफी प्रॉब्लम होगी जब वो ब्रीदिंग करेगा, साथ में कफिंग और वीजिंग भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरी डिसीज के बारे में मैं आपको समझाता हूं, एम्फीसीमा। एम्फीसीमा का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका मीनिंग होता है फुल ऑफ एयर या इन्फ्लेशन। फुल ऑफ एयर या इन्फ्लेशन एम्फीसीमा का शाब्दिक अर्थ है। ये एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज है, लंग डिसऑर्डर है। यानी कि आपको बता दूं कि इस डिसीज का कॉज क्या हो सकता है। अगर कोई भी इंडिविजुअल बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है, एक्सेसिव स्मोकिंग करता है, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने वाले लोगों को ये डिसीज़ बहुत कॉमनली आप देख सकते हैं। अगर कोई भी इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्मोकिंग करता है तो आप देखेंगे कि उस इंडिविजुअल की जो एल्वियोलर वॉल है वो डैमेज हो जाएगी, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन आपको बता दूं, कई बार एम्फीसीमा ऐसे लोगों में भी देखने को मिल सकता है जो लंबे समय तक टॉक्सिक सब्सटेंस या स्मोक को अपने रेस्पिरेशन के दौरान इनहेल करते रहते हैं। यानी कि वो किसी ऐसी वर्क प्लेस पर काम कर रहे हों जहां पर कि टॉक्सिक सब्सटेंस एयर में प्रेजेंट हो, या वहां पर बहुत ज़्यादा धुआं एयर में प्रेजेंट हो, पॉल्यूटेंट वहां पर प्रेजेंट हो, और उसको वो लगातार इनहेल करते रहें अगर अपने लंग्स में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उनमें भी ये डिसीज जो है वो कॉज हो सकती है। आपको बता दूं, एम्फीसीमा में बेसिकली क्या होता है, जो एल्वियोलर वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है ड्यू टू एक्सेसिव स्मोकिंग। तो वॉल ऑफ एल्वियोलाई आर डैमेज्ड ड्यू टू एक्सेसिव स्मोकिंग। और इस वजह से क्या होगा? लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल ऑफ ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। तो इलास्टिसिटी जो है वॉल्स की, वॉल ऑफ ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई की, उसका लॉस हो जाएगा। इसकी वजह से सरफेस एरिया जो गैसियस एक्सचेंज के लिए प्रोवाइड करती है एल्वियोलाई, वो रिड्यूस हो जाएगा। अब सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज अगर रिड्यूस होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंडिविजुअल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है उसको अपने ब्लड तक नहीं डिफ्यूज कर पाएगा, और साथ में जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो एल्वियोलाई तक डिफ्यूज होकर नहीं पहुंचेगा। और इस वजह से बहुत सारे कह सकते हैं हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स जो हैं वो होना स्टार्ट हो जाएंगी। यहां तक कि जब इंसान एक्सपीरेशन करेगा तब उसके एक्सपीरेशन करने के बाद भी उसके जो एल्वियोलर सैक है उसमें एयर जो है वो बनी रहेगी, फिल्ड रहेगी। ये एम्फीसीमा में आप कॉमनली देख सकते हैं। एम्फीसीमा जैसी डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक्सेसिव स्मोकिंग ही इसका मेन कॉज है। आपको बता दूं कि अगर किसी को एम्फीसीमा है तो वो ट्रीटमेंट भी ले सकता है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए आज के समय में कॉमनली जो यूज़ होने वाला एक बायोएक्टिव कंपाउंड है वो है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जनरली एम्फीसीमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज होने वाला एक बायोएक्टिव कंपाउंड है। ये भी आप याद रख सकते हैं, जो मैं आपसे फर्दर बायोटेक्नोलॉजी में डिस्कस करूंगा। यहां पर एक डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल इंसान के लंग्स की एल्वियोलर वॉल किस तरीके से होती है। आप देख सकते हैं उसके अंदर काफ़ी स्पेस है और वो गैसियस एक्सचेंज को बहुत प्रॉपरली कर सकती है। लेकिन अगर किसी इंसान को एम्फीसीमा हो रहा है तो उस कंडीशन में उसकी जो एल्वियोलर वॉल है वो डैमेज हो जाएगी, और डैमेज होने की वजह से जो सरफेस एरिया होगा गैसियस एक्सचेंज के लिए वो रिड्यूस हो जाएगा। वो इस डिसीज के लिए मैन कह सकते हैं प्रॉब्लम बनेगा। तो ये यहां पर डायग्राम है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से एल्वियोलर वॉल जो है वो एम्फीसीमा के केसेस में डैमेज हो जाती है। तीसरी जो डिसीज आपको याद रखना है वो है
ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज जनरली ऐसे लोगों में देखने को मिलती है जो किसी ऐसी वर्क प्लेस पर काम करते हैं जहां पर हार्मफुल सब्सटेंसेस, हार्मफुल गैसेस, फ्यूम्स या स्टोन के ग्राइंड होने की वजह से हवा में डस्ट का प्रेजेंट होना या किसी टॉक्सिक मेटल का एयर में प्रेजेंट होना, ऐसी कह सकते हैं इन्वायरमेंट में अगर कोई इंसान लंबे समय तक काम करता है तो वो इनहेलेशन के थ्रू अपने लंग्स में क्या लेता रहता है, हार्मफुल गैसेस को, सब्सटेंस को, फ्यूम्स को या किसी पर्टिकुलर स्टोन की डस्ट को या किसी मेटल डस्ट को, और उस वजह से उनके लंग्स जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो ये तो मैन कॉज हुआ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का। अब मैं आपको बता दूं कि सिलिकॉसिस और एस्बेस्टोसिस जो है वो बहुत कॉमन एग्जाम्पल हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के। अगर कोई इंडिविजुअल ऐसी वर्क प्लेस पर काम कर रहा है जहां पर एयर में सिलिका की डस्ट प्रेजेंट है तो उसको जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा उसको आप एक पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं, सिलिकॉसिस। उसी तरह अगर कोई इंडिविजुअल किसी ऐसी वर्क प्लेस पर वर्क कर रहा है जहां पर एयर में एस्बेस्टोस की डस्ट प्रेजेंट है तो उसको जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा उसको आप पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं, एस्बेस्टोसिस। तो ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि सिलिकॉसिस एंड एस्बेस्टोसिस जो है वो कॉमन एग्जाम्पल हैं किसके, तो आपको आंसर देना है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के। सिम्टम्स के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो, क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पर जो इंडिविजुअल है वो अपनी वर्क प्लेस पर जहां पर वो काम कर रहा है वहां पर वो एक ज़्यादा हैवी अमाउंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, सिलिका का, एस्बेस्टोस का या स्टोन डस्ट का अपने लंग्स में क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। तो इस वजह से आप देखेंगे लंग्स का जो अपर पार्ट होगा उसमें मेनली फाइब्रोसिस की वजह से जो लंग्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। यानी कि अपर पार्ट ऑफ द लंग्स में फाइब्रोसिस होगा, यानी कि फाइब्रोसिस का मतलब कि जो टिश्यूज होंगे उनमें प्रोलिफरेशन होगा और इस वजह से आप देखेंगे लंग्स में इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलेगा जिससे कि लंग्स में स्वेलिंग और रेडनेस भी आ सकती है। तो यहाँ पर ये कॉमन सिम्टम है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में फाइब्रोसिस कहां पर कॉज होता है, तो आपका आंसर होगा अपर पार्ट ऑफ द लंग्स। अपर पार्ट ऑफ द लंग्स में जो टिश्यूज हैं, फाइब्रस टिश्यूज हैं, उनमें प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ये ही कहलाएगा फाइब्रोसिस। तो याद रखिए सीरियस लंग्स डैमेज होगा इस डिसीज में ड्यू टू फाइब्रोसिस ऑफ अपर पार्ट ऑफ द लंग्स। साथ में इन्फ्लामेशन की वजह से लंग्स जो है वो स्वेल और रेड भी हो जाएंगे। अगर इस डिसीज से हमें प्रिवेंट करना है खुद को तो बहुत ज़रूरी है कि जो वर्कर्स हैं उनको हमेशा प्रोटेक्टिव मास्क जो हैं वो पहनने चाहिए ताकि जो एयर में प्रेजेंट हार्मफुल सब्सटेंस, गैस, फ्यूम्स या डस्ट है वो उनके लंग्स तक ना पहुंच पाए। यही एक तरीका है इस डिसीज से प्रिवेंशन का। तो आज जो मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स यहां पर बताए हैं, नंबर 1 अस्थमा, नंबर 2 एम्फीसीमा, नंबर 3 ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये तीनों ही आपको ऐसी डिसीज हैं जो एज अ डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम याद रखना है और इसके अलावा आपको कोई भी अनदर डिसीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे मैं आपसे बात करूंगा अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तब तक थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।